गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से आ गया हूं कक्षा 7 विज्ञान के एक और अध्याय को लेकर। जैसा आपको पता है हमारे चैनल पर कक्षा 7, 8, 9, 10 विज्ञान के सारे चैप्टर्स अब उपलब्ध हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसी क्रम में कक्षा 7 के अध्याय नंबर 4 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जैसे तुम यहां देख सकते हो। और इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एनसीईआरटी के हर एक लाइन से हम लोग पढ़ने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन आंसर होने वाले उन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, वन लाइनर्स को भी पढ़ते चलेंगे। आप लोगों को मान लो कि सारे वीडियोस एक ही जगह चाहिए तो हमारे ऐप पर जा सकते हो, वहां पर सारे वीडियोस एक ही जगह उपलब्ध हैं, वहां आप इसे देख सकते हो। चलो तो हम लोग देखते हैं भाई क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या क्या बातें हमें सिखाई गई हैं। यह बोलता है अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थों का नाम बताया जा रहा है जिन्हें हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिनका स्वाद हम लोगों को पता है, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। जैसे तुमने नींबू को जरूर टेस्ट किया है, यह खट्टा होता है। इमली है, यह भी क्या होता है, खट्टा होता है। नमक क्या होता है, नमकीन होता है। शक्कर मीठा होता है। सिरका भी खट्टा होता है। तो इस जैसे कई पदार्थों को हम लोगों ने टेस्ट किया है और स्वाद भी चखा है। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? तो इसमें जैसे मैंने बताया सबका स्वाद एक समान नहीं होता। और इनके स्वाद को हम कैसे पता करते हैं? जीभ के द्वारा। तुम्हें पता है कि जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा हम लोग स्वाद का पता लगाते हैं। आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यहाँ पर बात किया जा रहा है कुछ खाद्य पदार्थों की जिन्हें हम खाते हैं, उसके स्वाद के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में सारणीबद्ध करिए। तो मुझे तो उम्मीद है कि लगभग चीजें तुमने चखी होंगी। नींबू का रस कैसा होगा? खट्टा होगा। संतरे का रस खट्टा होगा। सिरका खट्टा होगा। दही खट्टा होगा। इमली खट्टा होगा। शक्कर मीठा होगा। नमक नमकीन होगा। इसी के साथ आंवला भी खट्टा होगा, कांसा होगा। खाने का सोडा एकदम कड़वा होता है, जैसा तुमने नहीं चखा तो चख सकते हो। अंगूर खट्टा होगा। कच्चा आम भी खट्टा होगा। और खीरा का स्वाद मिला जुला होगा। ठीक है, खीरा खट्टा नहीं होता। तो इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ कुछ चेतावनी भी दे रखा है। अब ये चेतावनी बोलता है किसी भी चीज को जाकर के चख नहीं लेना है, किसी भी चीज को जाकर के जीभ नहीं लगा देना है। ठीक है, बहुत खतरनाक होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस सूची में देखा कि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना खट्टे ना ही तुमको बीटर मतलब कड़वे होते हैं। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। बिल्कुल यही हम लोगों ने देखा। ये तो बहुत आम जीवन की बात है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए उन्हें चख सकता हूं? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जहरीले हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको जीभ पर रखोगे तो जीभ जल सकता है। तो ऐसा गलती हमें नहीं करना है। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को कभी भी चखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को जीभ पर लगा लगा के टेस्ट करना शुरू कर दें। चलो आ गया हमारा यहां से टॉपिक, और यही है अम्ल और क्षारक। तो यही है हमारा पहला टॉपिक, अम्ल और क्षारक। तो अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, इसका गुण क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो यहाँ क्लास 7 में क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। तो दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। तो यहीं से हमारा पहला कैरेक्टर मिल गया, किस चीज का, अम्ल का। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी अम्ल होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं। उदाहरण के लिए दही, नींबू का रस, संतरा, ये सिरका, ये सब क्या है, अम्ल के उदाहरण हैं। ये सारे अम्लीय होते हैं, इनमें अम्ल पाया जाता है। क्या इन सब में एक ही प्रकार का अम्ल पाया जाता है? नहीं, ये अलग अलग प्रकार का अम्ल इसमें पाया जाता है।
लेकिन सब में अम्लीय गुण होता है। ये सब हमें याद करना है। तो यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल को एसिड भी हम लोग कहते हैं, तो अम्ल हम लोग बोलेंगे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। एक परिभाषा में ये छोटा सा टर्म हम लोग डाल देंगे। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल के गुण को लिखे, तो उसमें एक गुण लिख सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल के कुछ उदाहरण दीजिए, तो ये जो उदाहरण है उसे हम लोग लिख सकते हैं। तो तुम्हें जो भी पढ़ना है क्वेश्चन आंसर वाइज पढ़ना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर सको। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होते हैं, यानी जो अम्ल होते हैं उनको हम लोग अम्लीय कहते हैं। जो पदार्थ अम्ल वाले होते हैं उन्हें अम्लीय कहते हैं, एसिडिक कहते हैं। तो यदि तुमसे पूछे कि आम कैसा है, तो हम लोग बोलेंगे एसिडिक होता है, एसिडिक है। इमली कैसा है, तो एसिडिक है। इसी प्रकार से यदि पूछा जाए नींबू का रस क्या है, तो एसिडिक है, अम्लीय है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। ये भी एक क्वेश्चन आ गया कि एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसिड इंग्लिश में बोलते हैं अम्ल को, जैसे मैंने बताया, जिसका अर्थ है खट्टा। तो एसियर का अर्थ क्या होता है, खट्टा। देखा तुमने, ये सारे वर्ड्स हमें याद रखने हैं। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, खट्टा होती है। खाने का सोडा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, कैसा होता है। अब यदि तुम्हारे घर में खाने का सोडा है तो उसे चख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि खाने का सोडा को हम चखेंगे तो ये स्वाद में कड़वा लगेगा, बीटर इन टेस्ट लगेगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे क्षारक के नाम से जानते हैं, बेस के नाम से जानते हैं। और इसकी प्रकृति बेसिक बोलते हैं, क्षारकीय बोलते हैं। क्या इसका स्वाद भी खट्टा है, तो आंसर है नहीं। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है, कड़वा है। क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। तो यहां से आ गया हमारा नेक्स्ट चीज, वह है क्षारक। क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होता है। क्षारक का एक उदाहरण दीजिए, तो खाने का सोडा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ इसे लिख सकते हैं। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगेगा। देखो, तो जो क्षारक है उसको छूने पर वह चिकना होता है। तो दो गुण यदि क्षारक के तुमसे पूछे कि क्षारक का दो गुण लिखें, तो पहला गुण क्या हो गया, यह स्वाद में कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है। और दूसरा क्या हो गया, यह छूने पे क्या होगा, साबुन के जैसा चिकना दिखेगा, प्रतीत होगा। तो ये दो बात हम लोग याद करेंगे। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। तो देखो, यदि तुमसे पूछे कि अब क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक का परिभाषा लिखिए, तो देखो कक्षा 7 में जो हम लोग क्षारक का परिभाषा लिखते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर वे साबुन जैसे लगते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे भी तुम क्लास 7 में हो तो बहुत साधारण यहाँ पर हम लोग को परिभाषा लिखना है और परिभाषा से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आएगा। तो देखो यहाँ से ये सारा क्या हो गया, परिभाषा हो गया, किसका, क्षारक का हो गया परिभाषा। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है, यानी कि जो चीज क्षारक होता है उसका प्रकृति कैसा होगा, क्षारकीय होगा, बेसिक इन नेचर हम लोग कहते हैं। अब यहां से देखेंगे, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी। अब देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे हम पता करेंगे कि वो अम्लीय हैं कि क्षारकीय हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं बताता हूं। एक है HCl, जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार से ये है NaOH, जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि एक क्षारक है। इसी प्रकार से हमारे पास कुछ और अम्ल हैं, जैसे H2SO4, ठीक है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो तुम देखोगे कि ये सारी चीजें हमारे लेबोरेटरी में मौजूद होती हैं।
लेकिन गलती से यदि HCl हम लोग अपने जीभ पर डाल दें तो जीभ जल सकता है। इसी प्रकार से H2SO4 भी हमारे जीभ को जला सकता है, या कहीं भी पड़ेगा तो वो जल सकता है। तो अब बात है कि भाई ये एसिडिक है, अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? टेस्ट तो कर नहीं सकते, टेस्ट करेंगे तो जीभ ही जल जाएगा। तो वही बात बार बार बताया जा रहा है कि हर एक चीज को जीभ पर डालकर टेस्ट हमें नहीं करना है। तो अब कोई दूसरा तरीका हमें अपनाना है जिससे कि हम लोग अम्ल अथवा क्षारक की पहचान कर सकें। तो वही यहां पर अब बता रहा है, अब हमें कुछ ऐसे चीजों का यूज करना है जिसके द्वारा अम्ल और क्षारक की पहचान की जाए। तो इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक, इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे घरों में भी जो स्विच बोर्ड है वहां पर एक इंडिकेटर लगा होता है लाल रंग का। जब लाइट रहेगा तो लाल वो जलेगा, लाइट नहीं रहेगा तो वो नहीं जलता है। तो यदि तुम्हें पता करना है कि घर में लाइट है या नहीं है, तुम कैसे पता करते हो? तुम तुरंत इंडिकेटर की ओर देखते हो। यदि इंडिकेटर जल रहा है तो तुम बोलोगे कि लाइट है, और इंडिकेटर बुझा हुआ है तो तुम बोलोगे कि लाइट नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग लाइट है या नहीं है उसका पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए इंडिकेटर यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं ना। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम लोग अम्ल और क्षार को पता करने के लिए करते हैं, और उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम लोग अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं, या सिर्फ उसे हम लोग सूचक के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है कि भाई अब कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, उसको टेस्ट तुम्हें नहीं करना है, किसी दूसरे तरीके से तुम्हें पता करना है कि कौन पदार्थ अम्लीय है कौन पदार्थ क्षारकीय है। तो कैसे पता करोगे? तो तुम बोलना कि हम यहां पर कुछ सूचक का यूज करेंगे, और सूचक का यूज करके हम लोग अम्ल और क्षार का पता करेंगे। तो यहां देख भी सकते हो, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। इन सूचक का अब हम लोग उपयोग करेंगे, इन पदार्थों का उपयोग करेंगे, और अम्ल और क्षारक का हम लोग पता कर लेंगे कि कौन चीज अम्ल है और कौन चीज क्या है? क्षारक है। जैसे एकदम साधारण मैं बता रहा हूं, तुम यहां पर देख सकते हो। इसके बाद इसे तो हम लोग पढ़ेंगे ही। एकदम साधारण सा मैं एक बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका फोटो भी मैंने लगा रखा है, यहां देखना। जैसे कि हम लोग ये देखो, चाइना रोज जानते हो, उड़हल जानते हो। उड़हल जो है, उड़हुल, उड़हल जो बोलते हो तुम लोग, गुड़हल भी बोलते हैं कई लोग। तो उड़हुल का जो फूल है उसे सूचक के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर रहे हैं? उड़हुल के फूल को। उसका जो पेटल्स होते हैं ना, लाल लाल जो पेटल होता है, उसको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं? एक इंडिकेटर के रूप में, एक सूचक के रूप में। बोलोगे कैसे, जरा बताइए हमें। बड़ा सिंपल सा है कि यदि इस उड़हुल का फूल है, उसको पानी में लेकर के उसका हम लोग एसेंस तैयार करते हैं। अब इस एसेंस को यदि एसिड में हम लोग जाकर के डाल दे, ठीक है, तो देखेंगे कि वह हरा रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? एसिड में डाल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाता है। एसिड में कैसा हो जाता है? लाल। और जैसे ही क्षारक में डालते हैं तो वो हरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? हरा रंग का। तो भाई कोई जो पदार्थ है उसे यदि जांचना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे देखो, यहां पर एक पदार्थ रखा हुआ है, इसे हमें जांचना है कि ये एसिड है कि बेस है, यानी कि अम्ल है कि क्षारक है। टेस्ट करना नहीं है, और फिर इसे जांचना भी है कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ये अम्ल है कि क्षारक है। तो उसके लिए यहां पर एक इंडिकेटर बताया मैंने कि यहां पर उड़हुल के फूल का एसेंस हम लोग लेंगे और उससे जांच कर लेंगे कि ये जो रखा हुआ है बीकर में वो एसिड है कि बेस है। कैसे जांच करेंगे जरा सोचो। इसको अब यहां पर कुछ बूंद डालेंगे
तो क्या होगा, इसका रंग देखेंगे कि हरा हो गया। कैसा हो गया? हरा। तब हम समझ जाएं कि ओ, इसका मतलब इसमें क्या है? क्षारक है। अब मान लो कि इसमें रंग डालने, इसमें ये जो एसेंस इसको डालने पर इसका रंग लाल हो जाता, तब हमें क्या लगता? तब ये प्रूफ हो जाता कि यार इसमें क्या है? क्षारक है। अब बोलोगे सर इसमें कुछ भी नहीं होता, तब हम बोलते कि फिर ये न्यूट्रल है, मतलब ना अम्ल ही है ना ही क्षारक है, ये न्यूट्रल है। देखा तुमने, यह एक तरीका हुआ जिससे हम जांच कर रहे हैं कि कोई दिया हुआ पदार्थ अम्ल है कि क्षारक है। तो यहां पर ये जो चीज हमारे पास है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे, इंडिकेटर कहेंगे। तो अब बोलोगे कि सर क्या सिर्फ एक ही इंडिकेटर है, एक ही सूचक है? तो आंसर है नहीं, बहुत प्रकार के सूचक हमारे पास उपलब्ध हैं। कुछ ऐसे सूचक हैं जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक, यानी कि वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। जैसे कि एक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सूचक मैंने क्या बताया? उड़हुल का फूल। उड़हुल का फूल का जो पेटल होता है वह एक प्राकृतिक सूचक हो गया। इसी के साथ लिटमस, जो कि अभी पढ़ने वाले हैं, वह भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। अब कुछ ऐसे सूचक होते हैं जो कि कृत्रिम सूचक होते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं, केमिकल्स को यूज करके उनको बनाया जाता है। जैसे कि फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन कैसा सूचक है? तो यह एक कृत्रिम सूचक है। तो उसका भी उपयोग करके हम लोग कोई चीज अम्ल है कि क्षारक है उसका पता करने के लिए करते हैं। समझ रहे हो? तो अब सूचक तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो तो अपने एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं, और यहां पर बड़ा अच्छा से सारा सूचक बताया गया है, उसे हम लोग देखेंगे। तो सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ के विलयन में मिलाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। यहां रंग वाले सूचक का वर्णन किया गया है। आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, कुछ सूचक गंध वाले होते हैं, उसमें उस सूचक को जब अम्ल में डाल दोगे तो अलग गंध आएगा, क्षारक में डाल दोगे तो अलग गंध आएगा। तो गंध से हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई जिस चीज का हम लोग जांच कर रहे हैं वो अम्ल है कि क्षारक है। लेकिन यहां पर जो सूचक बताया जा रहा है, इसमें रंग को हम लोग देखेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि हरा हो जा रहा था यानी कि क्षारक था, लाल हो जा रहा था यानी कि अम्ल था। ठीक है, चलो ये देखो गुड़हल की पंखुड़ी, जैसे इसी को मैंने अभी पढ़ाया है। तो यहां पर कुछ प्राकृतिक सूचक का नाम तुम्हें दिया गया है, जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल का पंखुड़ी, ये सब चीज तुमने देखा भी है। देखा है ना? बिल्कुल देखा है। हल्दी तो तुम रोज यूज करते हो, लिटमस भी शायद तुमने अपनी प्रयोगशाला में देखा होगा, और गुड़हल तो रोज हमेशा तुम मतलब पूजा में यूज करते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें तुम्हारे जानकारी की हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं हमारे प्रकृति में। और कुछ सूचक जैसे मैंने बताए कि मानव द्वारा निर्मित है, कुछ केमिकल्स है, तो वे कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। चलो यहां देखो, अब क्या बोल रहा है? बोलता है क्या आप जानते हैं? क्या जानने को कह रहा है? यहां देखो, अम्ल का नाम है, किसमें पाया जाता है। ये अब जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है तुम्हारा। क्यों है? क्योंकि यहां देखो खास नाम लिखा हुआ है। जैसे सिरका है, सिरका में, सिरका कैसा है? अम्लीय है। चींटी का डंक कैसा है? अम्लीय है। नींबू कैसा है? अम्लीय है। दही अम्लीय है। तो ये सब अम्लीय है, ये तो जान गए। क्या सब में एक ही प्रकार का अम्ल होता है? मैंने पहले ही बताया नहीं, सब में अलग अलग प्रकार का अम्ल होता है, उसका खास नाम होता है, उसका टेस्ट भी अलग होता है। हालांकि सब खट्टा ही होगा लेकिन टेस्ट थोड़ा अलग अलग होगा, उसका गुण थोड़ा थोड़ा अलग होगा। तो उसे अब तुम्हें याद करना है, एग्जाम में यही पूछेगा। जैसे पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल होता है, देखो
अब यहां से इसे समझना नहीं है, याद करना है। तो आंसर हम लोग बोलेंगे एसिटिक अम्ल होता है, एकदम याद करना है। इसे याद करना होगा, कॉपी में लिखो बार बार तब याद होगा, बार बार रिवीजन करो तब याद होगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। समझ में आ रहा है? तो साइंस में भाई बहुत सारी चीजों को याद भी करना होता है, ऐसा नहीं कि खाली पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, ठीक है। अब बोलेगा यदि चींटी डंक मार देगा तो उसके डंक में कौन सा अम्ल होगा? तो फॉर्मिक अम्ल होगा। देखो इसको याद करना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल याद करना होगा। इसी प्रकार के नींबू का कुल जो होता है उसको सिट्रस कहते हैं, सिट्रस फ्रूट कहते हैं। जैसे नींबू क्या है? सिट्रस फ्रूट है। संतरा क्या है? सिट्रस फ्रूट है। डांभा क्या है? सिट्रस फ्रूट है। इस तरीके से हम लोग कहते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, इसे साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल जो भी बोलो, इस प्रकार से बोला जाता है। तो देखा तुमने, सिरका में क्या है? एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में क्या है? फॉर्मिक अम्ल। नींबू के कुल के जो फल है उसमें क्या है? साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। पालक में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला सिट्रस फल, इसमें कौन सा पाया जाता है? स्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी कह रहे हैं। देख लो कितना इंपॉर्टेंट है, और टफ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि एकदम नया नया वर्ड है और तुम्हें एग्जाम में ऐसे मैच द फॉलोइंग भी बोल सकता है, मैच करने के लिए बोल सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। मतलब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसे हमें याद करना होगा। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो प्रकृति में ही पाए जाएंगे। और भी देखो यहाँ नाम दिया गया है, क्षारक का नाम दिया गया है। जैसे चूने का पानी है, चूना पानी, उसमें कौन सा क्षारक है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए कौन सा मार्जक यूज करते हैं? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये सब क्षारक हैं। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब क्षारक के नाम हैं। अब देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो आंसर है क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो क्षारक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है, बार बार पूछता है। हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाता है, एसिड की बाहुलता हो जाती है, ज्यादा एसिड बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो कि क्षारक होता है और हमारे पेट का जो अम्लीयता है उसको कम करता है। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। देखा तुमने कितना इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से अब तुम सूचक यहां कुछ कुछ समझ रहे हो। सूचक वे पदार्थ हैं जिसके द्वारा अम्ल और क्षारक की पहचान की जाती है। यदि परिभाषा पूछेगा कि सूचक किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारक को पहचान करते हैं। अब देखो सबसे फेमस सूचक के बारे में यहां पढ़ना है, जो कि है लिटमस। लिटमस पेपर के बारे में तुमने जरूर सुना होगा। तो वही अब देखते हैं कि लिटमस क्या है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे अम्ल और क्षारक का हम लोग इसके द्वारा पहचान करते हैं। देखो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है। जैसे मैंने बताया, यहां ना हल्दी तुम्हारे प्रयोगशाला में यूज होगा, ना ही गुड़हल यूज होगा, वो सब यूज नहीं होता। हमारे प्रयोगशाला में जो यूज होता है वह है लिटमस। लिटमस कैसा? लिटमस को पेपर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। पेपर होता है ना, पेज या पेपर, उसमें उसको सुखा दिया जाता है, सोखता कर दिया जाता है, वो एब्जॉर्व कर लेता है। और जो पेपर हमारे पास तैयार होता है उसे हम लोग लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्राकृतिक सूचक क्या है? लिटमस है, लिटमस।
अब इसे कैसे प्राप्त करते हैं, यहां देखो यहां लिखा हुआ है, इसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नया क्वेश्चन यही बन रहा है कि लिटमस को कैसे प्राप्त करते हैं, लाइकेन से प्राप्त करते हैं। आसुत जल में इसका रंग नील शोण होता है। देखो इस तरीके का रंग होता है इसका, मतलब बैंगनी टाइप का रंग इसका होगा आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यही हमें याद रखना है कि ये जो लिटमस है, अब लिटमस से लिटमस पेपर बनाया जाएगा, और लिटमस पेपर का हम लोग यूजुअली उपयोग में लाते हैं। लेकिन यहां सीधे लिटमस का ही उपयोग बोलता है, तो बोलता है कि लिटमस को जब अम्ल में मिलाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा, तो आंसर है वह लाल हो जाता है। लिटमस क्या हो जाता है, लाल रंग में बदल जाएगा। जैसे ही लाल रंग में बदल जाएगा तुम पहचान लो कि वह क्या है, अम्ल है। यहां देखना, जैसे फिर से एक बीकर लिया, यहां पर कुछ पदार्थ हम लोगों ने रखा, हमें नहीं पता कि ये अम्ल है कि क्षारकीय है कि उदासीन है, हमें नहीं पता। उदासीन का मतलब ना अम्ल है ना क्षारक है, तो उसे उदासीन कहते हैं। तो हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, और तुमसे बोला जाए कि इसको पहचान करिए कि ये क्या है, तुम क्या करोगे, जल्दी बताओ। जीभ डाल दोगे? नहीं ना डालना है, मना किया है ना। ऐसा नहीं कि सब जो भी सर लाएं सामने उस समय जीभ डाल देना, ऐसा नहीं करना है। तो कैसे पहचान करेंगे, आंसर है अब हमारे पास लिटमस है, लिटमस के द्वारा उसको पहचान करेंगे। तो जैसे ही लिटमस को इसमें डालेंगे, इसका रंग मान लो कैसा हो जाएगा, नीला लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। तो जैसे ही लाल होगा हम पहचान लेंगे कि यार इसमें क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड। और यदि ये क्षारकीय होगा तो ये कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। तो हम पहचान लेंगे कि ये क्षारकीय होगा। तो ये याद रखना, अम्ल में क्या हो जाएगा, लाल, अम्ल लाल, और क्षारकीय में क्या हो जाएगा, नीला। ये याद रखना है हमें। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो यूजुअली इसको कागज की पट्टी में सोखता करके हम लोग उपयोग करते हैं, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। जब हम लोग कागज में इसको सोखता करते हैं तो इसे लिटमस पत्र कहा जाता है। यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो अब लिटमस पेपर जो होता है वह कैसे कैसे होगा, एक होगा लाल और दूसरा होगा नीला। इस प्रकार से नीला या बैंगनी जो भी कहो, इस तरीके से होगा। तो अब देखो यही है लाल लिटमस पेपर, और यही क्या है, बैंगनी या नीला लिटमस पेपर बोलो। तो जब नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालेंगे, किस में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। ठीक है, तो नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डालने पर वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग का। तब हम बोलेंगे कि ये जो पदार्थ है वह क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार से जब लाल लिटमस को इस क्षारक में हम लोग डालेंगे, किस में डालेंगे, क्षारक में, तो यह नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नीला। तो हम बोलेंगे कि यह जिस पदार्थ में इसको डाला गया है वह क्या है, क्षारक। तो ये दो चीज हमें याद रखना है हमेशा के लिए। ये एग्जाम में पूछता है। क्या पूछेगा कि जब नीला लिटमस पेपर को हम लोग अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा। आंसर जल्दी से बता दो। हम बोलेंगे वह लाल रंग का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल लिटमस पेपर को हम लोग क्षारक में डालते हैं तो क्या होगा, तो आंसर है उसका रंग नीला हो जाएगा। एकदम इस बात को याद रखना है। VVI क्वेश्चन यहां से बनता है, और यहां परिभाषा में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे अब तुमसे पूछा जाए अम्ल किसे कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम में, अम्ल किसे कहते हैं, तो तुम बोल सकते हो उस परिभाषा में कि अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा वे नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। इस तरीके से अम्ल का परिभाषा अब हम लोग लिख सकते हैं।
चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले क्रियाकलाप की ओर। तो यहां पर बोलता है क्रियाकलाप 4.1। करना क्या है, प्लास्टिक का किसी प्याला को लेना है और कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। मतलब नींबू के रस में थोड़ा सा यदि हम लोग पानी मिलाएंगे तो तुम खुद बोलो ये कैसा विलयन तैयार होगा। तो आंसर है ये एसिडिक विलयन तैयार होगा, अम्लीय विलयन तैयार होगा। तो भाई अम्लीय विलयन यदि हमें तैयार हुआ है हमारे पास, तो कौन से लिटमस पेपर का उपयोग करेंगे, जरा सोच के बताओ। तो आंसर है हम लोग नीला लिटमस पेपर यूज करेंगे या फिर नीला लिटमस का यूज करेंगे। और जैसे ही नीला लिटमस अम्लीय घोल में डालेंगे ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हम पता कर लेंगे कि यहां पर जो हमारे पास घोल है वह क्या है, अम्ल का है। लेकिन एक और खास बात है, देखो यही बोल रहा है कि ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। इसका मतलब है कि इसे हम लोगों को लाल लिटमस पत्र पर डालना है। किसको डालना है, अम्ल को। तो अब मान लो कि अम्ल को हम लोग लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे, रेड लिटमस पत्र पर डालेंगे, तो क्या होगा जल्दी से बता दो। तो आंसर है जब इसको लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को यहां देखना है कि जब अम्ल को हम लोग नीला लिटमस पेपर पर डालेंगे, देखो यहां पर अभी हम लोगों ने सीख लिया है कि जब अम्ल को नीला लिटमस पेपर पर डाला जाएगा तो ये लाल कर देगा। लेकिन अम्ल को जब लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो क्या होगा, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि हमारे पास कोई उदासीन विलयन है, तो उदासीन विलयन किसे कहेंगे, जो ना अम्लीय है और ना ही क्षारकीय है, ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। तो उस विलयन को यदि हम लोग या तो लाल पर डालें या तो नीला पर डालें, कोई रंग यहां परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि यहां रंग में परिवर्तन कब होगा, जब वहां एक्यूरेट हम लोग डालेंगे। जैसे कि यदि अम्ल है तो उसके लिए नीला लिटमस पत्र उपयोग जब करेंगे तभी रंग में बदलाव दिखेगा। यदि क्षारक है तो उसके लिए लाल लिटमस पत्र का उपयोग करेंगे तभी वहां रंग में अंतर दिखेगा। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही यहां बोल रहा है कि यदि लाल लिटमस पत्र पर हम लोग अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, तो आंसर है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नीला लिटमस पत्र पर अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। यही यहां पर बोल रहा है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ, जब हम लोग लाल लिटमस पेपर पर या लाल लिटमस पत्र पर अम्ल को डालते हैं तो क्या कोई प्रभाव होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र पर करेंगे तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। नोट कीजिए कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थ के साथ दोहराइए। अब हम लोगों को यहां पर अलग अलग पदार्थ दिया हुआ है। इन पदार्थ का उपयोग करके हम लोगों को क्या करना है, यही प्रयोग को दोहराना है। तो इसके लिए तुम्हें बोला है कि ये प्रयोग करिए और हर एक पदार्थ को लेकर के अम्लीय है या क्षारकीय है इसकी क्या करिए, पहचान करिए। तो यहां सबसे पहले तो देख रहे हो नलके का पानी है। तो यदि हम लोग पानी के बारे में बात करें तो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसे आसुत जल कहते हैं, वह ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है और वो उदासीन होता है। तो यहां भी यदि नलके का पानी, अब तुम किस जगह का पानी यूज कर रहे हो उस पर निर्भर होगा कि उसमें कितना मिनरल्स मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। तो पानी यदि कभी पूछा जाए तो हम लोग इसको उदासीन मानते हैं। पानी को ना अम्लीय कहते हैं ना ही क्षारकीय कहते हैं, उदासीन कहते हैं। जबकि डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट का घोल क्षारकीय तुम्हें होगा। वातित पेय पदार्थ यानी कि जो
पेय पदार्थ होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे कि जो चाय कॉफी है वो भी एसिडिक नेचर का कहलाता है, और जो वातित पेय पदार्थ है वो भी एसिडिक होते हैं थोड़े। साबुन का विलयन क्षारकीय होगा, शैम्पू क्षारकीय होगा। सामान्य नमक का विलयन ये उदासीन होगा। नमक क्या है? NaCl उदासीन है। शक्कर भी उदासीन होगा। सिरका क्या होगा? ये अम्लीय होगा। बेकिंग सोडा क्या होगा? क्षारकीय होगा। दूधिया मैग्नीशियम मैंने बता दिया क्षारकीय होगा। धावन सोडे का विलयन भी क्षारकीय होगा। चूने का पानी क्षारकीय होगा। तो आसुत जल में ये सारा बनाना है। आसुत जल भी क्या होता है? आसुत जल न्यूट्रल होता है, यानी कि वह ना अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। तो यही सब यहां पर बता रहा है। तो सबको लिटमस पत्र डाल डाल के हम लोगों को चेक करना है। हम लोग जानते हैं कि जो अम्लीय होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, जो क्षारकीय होगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, लेकिन जो उदासीन होगा इस पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो वही यहां पर बोल रहा है। तो आपने जो सूची बनाई है इसमें ऐसे विलयन है जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं भी पड़ता है। जैसे नमक हम लोगों ने देखा, उसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग उदासीन विलयन कहेंगे। देखो एक और क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि अब उदासीन विलयन क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है? तो आंसर ये है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, या सीधे से बोले कि ऐसे विलयन जो ना अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, ना अम्ल वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं ना क्षार वाला व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं, उन्हें हम लोग उदासीन विलयन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही यहां पर बताया जा रहा है। हल्दी के बारे में बोल रहा है कि हल्दी भी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। हम लोगों ने 3 प्राकृतिक सूचक के नाम पढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राकृतिक सूचक है। पहला हम लोगों ने लिटमस के बारे में पढ़ लिया, अब हल्दी के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग हिबिस्कस यानी उड़हुल का जो पेटल होता है, उसकी पंखुड़ी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों बताया है। देखो यहां क्या बोल रहा है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके पेस्ट बना देना है, और इसमें यदि आपके पास सफेद कपड़ा है मान लो, तो सफेद कपड़ा को पूरा उसको भिंगा लो, ठीक है, ये बोल रहा है। या फिर ब्लॉटिंग पेपर है, पतला पत्रक होता है, फिल्टर पत्र होता है, उसको पूरा क्या कर लो, उसमें डुबा लो और फिर उसको सुखा लो, ऐसे बोल रहा है। और हल्दी का पूरा पेस्ट लगा देना है, उसको सुखा लेना है। अब यहां पर क्या करना है, देखो क्या करना है, यहां ये देखो ये किया जा रहा है। ये देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये हल्दी का पेपर में सुखा लिया गया है, और उसके ऊपर कुछ यहाँ सॉल्यूशन रखा गया है। इसमें कई प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन लेकर के डुबा डुबा करके यहाँ ब्रश से इसको यहाँ पर यदि हम लोग लगाएंगे तो फिर कैसा रंग बनेगा? तो इसका आंसर यहां पर है, यदि ये क्षारकीय होता है, कैसा होता है? क्षारकीय, बेसिक होता है, तो ये लाल रंग का यहां पर डिजाइन बनाएगा। यदि बेसिक होगा, क्षारकीय होगा, तो जैसे ही क्षार जो है हल्दी से टच करेगा वह लाल रंग का हो जाएगा, और जैसे ही वो लाल रंग का हो जाएगा हम लोग पता कर लेंगे कि यहाँ जो सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज किया है वह क्या है? क्षार है। इसका मतलब क्षार का पता करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी क्या हो गया? एक प्राकृतिक सूचक हो गया जिसका उपयोग करके हम लोग क्षार का पता कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास हल्दी से डूबा हुआ पत्र तैयार हो रहा है उसमें हम लोगों को अलग अलग विलयन का टेस्ट करना है और हमें पता करना है कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है। तो यहां पर देखो, यदि हम लोग क्या डालते हैं इसमें, किसी पेंट ब्रश या किसी चीज के मदद से या कुछ बूंद वहां पर हम लोग इस चीज के डालेंगे। किस चीज के डालेंगे? सबसे पहले लेमन जूस यानी कि नींबू के रस को डालेंगे, तो देखेंगे वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता। नारंगी का जूस डालेंगे तब भी अंतर नहीं पड़ता। इसी के साथ विनेगर डालेंगे, यानी कि विनेगर कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है, इसको डालेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन जो हमारे पास क्षारकीय चीज है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, इन सब का उपयोग करेंगे तो वहां लाल रंग हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि हम लोग वहां पर पता चल रहा है कि क्षारकीय विलयन है। ये सारे क्या है? क्षारकीय विलयन है। जिसको कौन टेस्ट कर रहा है? तो हल्दी टेस्ट कर रहा है। इस प्रकार से हल्दी क्या हो गया? एक इंडिकेटर हो गया। अब हम लोग यदि शुगर की बात करें या फिर नमक की बात करें तो हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इस कारण से इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये देखो, यही चार्ट मैं बता रहा था, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिरका पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो तीन है इसमें वह लाल हो जाएगा, जो बता रहा है कि ये क्षारकीय हैं। शक्कर और नमक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। किसकी मदद से? नींबू की मदद से हम लोग यहां पर टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा यहां बता रहा है। आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। सादे सफेद कागज की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगा करके उसे रंग दो और उसे सुखा लो। रुई के फाहे की सहायता से इस पर चूने के पानी का एक खूबसूरत फूल बनाइए। तो यहां देखो, चूना का पानी यूज किया जा रहा है। चूना का पानी कैसा हो गया? क्षारकीय नेचर का हो गया। इसीलिए जब चूना का पानी यहां पर यूज किया जाएगा तो क्या होगा? ये लाल लाल खूबसूरत यहां पर डिजाइन बनाया जा सकता है। देखो, यहां पर वही बोल रहा है। तो यही है हल्दी का पेस्ट और यहां पर क्या है? चूने का पानी। तो इस तरीके से तुमने समझ लिया कि जो हल्दी है वह क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है, जिसका उपयोग करके हम लोग क्षार का पता कर सकते हैं। अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर यदि हल्दी पड़ जाएगा तो कैसा रंग का हो जाएगा? तो आंसर है पीले रंग का हो जाएगा। लेकिन जब उस पर साबुन रगड़ा जाता है तो साबुन क्षारकीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण वो लाल रंग का दिखने लगता है। तो साबुन से धोने पर वह लाल रंग का दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस कारण से मतलब जब साबुन उस पर लगेगा तब वो लाल रंग का दिखने लगेगा। ठीक है, फिर पानी से तुम उसको धो दो, हटा दो, तब वो नॉर्मल हो जाएगा, साफ भी हो सकता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे गुड़हल के पुष्प, जो मैंने पहले बता दिया। तो उड़हुल के बारे में हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि यदि उड़हुल से हम लोग एसिड और बेस दोनों का पता लगा सकते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों का पता लगा सकते हैं। यदि हमारे पास एसिड होगा तो वो लाल रंग का बन जाएगा, और या फिर यहां पर बोला है डीप मैजेंटा कलर का बन जाएगा, यानी कि बहुत डार्क क्या बोलते हैं, गुलाबी, जो कि लाल के जैसा ही लगेगा। और यदि हम लोग क्षारक डालेंगे तो हरा हो जाएगा। तो ये कलर याद रखना है, रंग याद रखना है। मैं बार बार बता रहा हूं, रंग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो यहां देख भी सकते हो, बोल रहा है सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल उसका रंग बदल जाता है। तो बोलता है जो गुड़हुल का फूल है उसका सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी, मेजेंटा या फिर बहुत जगह लाल भी लिखा हुआ है। तो ये याद कर लेना, एनसीईआरटी का हमें याद करना है तो गहरा मेजेंटा, गहरा गुलाबी ऐसे याद कर लेना है, जो कि लाल के ही लगभग बराबर होगा। तो ये कलर देगा, और यदि हम लोग उसको क्षारक में डालेंगे तो हरा रंग देगा। तो इस प्रकार से इसे हमें याद रखना है। ठीक है, जो कलर चेंज होगा वो सारे कलर्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। कलर्स याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमें क्या कर लेना है? अच्छे से इसे याद कर लेना है। अब देखो, तो यहां तुम देखोगे, यहां भी ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा क्षारक, ये अम्लीय हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्षारक, ये भी क्षारक हो गया, ये भी क्षारक, मतलब ये क्षारक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये पूरा क्षारक हो गया, ये अम्लीय हो गया, ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन और उदासीन। तो जो अम्लीय घोल है वह कैसा हो जाएगा? लाल मेजेंटा कलर का हो जाएगा। और जो क्षारकीय विलयन है वह कैसा हो जाएगा? वह हो जाएगा तुम्हारा बेसिक, ये हरा रंग का हो जाएगा। तो यही यहां पर बता रहा है। अब थोड़ा सा यहां भी बताया गया, ध्यान से देखना।
जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे की ठोस कण रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडा का विलयन बनाकर परीक्षण करो। तो अब यहां पर देखना है कि जो अम्ल है उसका जो प्रभाव है वह कैसे उभरता है। तो जब उसको हम लोग पानी में घोलते हैं तब अम्ल का प्रभाव कैसे तुम्हें देखने को मिलेगा, जब उसको हम लोग जल में घोलेंगे तब, यानी जलीय विलयन में जब अम्ल होता है तभी वो अपना प्रभाव दिखाएगा और तभी हम लोग को रंग में जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर बोल रहा है कि यदि शुष्क लिटमस पत्र पर खाने वाला सोडा, खाने का सोडा कैसा हो गया? क्षारकीय हो गया। तो यदि मेरे पास मान लो कि लाल लिटमस पत्र है कैसा है? लाल लिटमस पत्र है। लाल लिटमस पत्र पर हम लोग खाने का सोडा भुरभुरा होता है उसको ऐसे डाल देंगे तो क्या ये नीला रंग में बदल जाएगा? तो आंसर है नहीं, नहीं बदलेगा। तो तुम बोलोगे कैसे नहीं बदलेगा? अभी आपने पढ़ाया कि जो लाल लिटमस पत्र है वह क्षारक को किस में बदल देता है? नीला रंग में बदल देता है। और ये जो खाने का सोडा है वह एक क्षारक है, तो इसको नीला रंग में क्यों नहीं बदल रहा है? इसका सीधा सा आंसर है कि जब इसको हम लोग पानी में घोलते हैं तब ये अपनी प्रकृति को दिखाएगा, क्षारकीय प्रकृति को दिखाएगा, तब ये तुरंत नीला रंग का हो जाएगा। ऐसे नीला रंग का नहीं होगा, ऐसे अपना पूर्ण रूप से प्रभाव। देखो मुझे सही परिणाम नहीं मिला, इसी कारण से नहीं मिला, ये यहां बोल रहा है। ये देखना, ये गुड़हुल का फूल है और गुड़हुल का फूल ये देखो यही सूचक है, इस तरीके का रंग इसका आएगा। जब इसको हम लोग क्षारक में डालेंगे तो हरा हो जाएगा और जब इसको अम्ल में डालेंगे तो ये लाल मैजेंटा कलर का हो जाएगा, गहरा गुलाबी मैजेंटा लाल जो भी बोलना चाहो इस तरीके का कलर हो जाएगा। तो इससे हमें क्या करना है? एकदम अच्छे से याद कर लेना है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये तो भाई घर में भी तुम्हारा हल्दी मिल जाएगा, गुड़हुल का फूल मिल जाएगा, तो ये खुद भी कर सकते हो। यदि रंग चेंज हो रहा है तो वहां से हम लोग पता कर सकते हैं कौन अम्लीय है कौन क्षारकीय है, और रंग नहीं चेंज हो रहा है तो वो फिर उदासीन विलयन हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों का तनु विलयन लें। अब बात करता है तनु विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विलयन जिसमें पानी मिलाया जाए और उसको पतला कर दिया जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तनु विलयन। जैसे कि मान लो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कंसंट्रेटेड रूप में तुम्हारे प्रयोगशाला में आएगा, लेकिन जब इसमें हम लोग पानी को मिलाते हैं तो ये फिर तनु हो जाता है। अब कितना पतला करना है ये तुम समझो, समझ में आ रहा है? पतला करने से दूध होता है, दूध प्योर दूध है, अब उसमें पानी डाल के तुम उसको क्या कर सकते हो? पतला कर सकते हो। तो उसी को यहाँ तनु कह रहा है। तनु विलयन मतलब उसमें पानी मिलाया है। तो क्या क्या लेना है? तो हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है। अब तुमसे पूछेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तो अम्ल है भाई, सीधा सा अम्ल लिखा ही हुआ है तो अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है? अम्ल है। ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। अब इसे एग्जाम के लिए एकदम याद कर लेना है। पूछेगा कि 4 अम्ल के नाम बताएं, तो ये देखो ये 4 अम्ल के नाम है जो कि हमारे प्रयोगशाला में मिलता है, उसे हमें याद कर लेना है। अब कुछ क्षारक के नाम बोलेगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। इसके नाम को भी हमें याद कर लेना है। तथा यहां पर बोल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? क्षारक है। यहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही यहां पर चूने का पानी बोल रहा है, तो इसे भी हमें याद कर लेना है। अभी हम लोगों ने यूज किया था ना चूने का पानी हल्दी वाला प्रयोग में, तो ये सब हमें याद कर लेने हैं। इससे हर एक लाइन से प्रश्न तुमसे पूछेगा। इसमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को देखिए। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि इसको पानी में घोल लेंगे, ये सारा जो विलयन है इसको तनु विलयन लेना है।
तभी हमें प्रयोग में रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि तनु विलयन नहीं होगा तो उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यही यहां पर बोल रहा है। तो तुम्हें पता ही है कि अम्ल में कैसा रंग का परिवर्तन होगा, क्षारक में कैसा रंग का परिवर्तन होगा। तो यहां नीचे वाला सब क्षारक भी मैंने बता दिया, अम्ल भी बता दिया। तो इस प्रकार से तुम लोग अम्ल और क्षारक में जो परिवर्तन है उसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। चलो अब बोलता है, चेतावनी देता है कि प्रयोगशाला में यदि तुम्हारे प्रयोगशाला में अम्ल है, क्षारक है, तो भाई ऐसा नहीं कि जाकर के उसको छू दें। बहुत ही घातक होता है, बहुत ही वो ज्वलनशील होता है, जला भी सकता है तुम्हें। तो प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं और जो त्वचा में जलन उत्पन्न कर सकते हैं और हानि पहुंचा सकते हैं। तुमने एसिड अटैक का नाम सुना होगा। तो एसिड अटैक में जो एसिड यूज होता है वो यही सब तो एसिड है, इसीलिए बहुत खतरनाक होते हैं, हमें इनसे बच करके रहना चाहिए। बिना टीचर के मदद के कभी भी ऐसे नहीं प्रयोगशाला में घुस जाना चाहिए और कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। अब ये क्या है, ध्यान से देखो। हमने पढ़ा है कि अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या अब ये याद हो गया तुम्हें? याद कर लो, नहीं याद है तो बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो क्षारक है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो अब हम लोगों को देखना है, यदि हमारे पास अम्ल है, क्या है, अम्ल, और वह किससे अभिक्रिया करेगा, क्षारक से। दोनों हमारे पास है। तो जब इन दोनों को आपस में ही अभिक्रिया करा देंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे क्या नया चीज बनेगा। तो वही बोलता है, जब अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो यहां लवण और जल का निर्माण होता है। क्या बनता है, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये अम्ल, इस क्षारक, दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जब अम्ल और क्षारक को एक साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी के लिए इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोप्थेलिन कहते हैं। तो अब फिनोप्थेलिन के बारे में थोड़ा सा बताएगा। पहले ये हम लोगों ने सीख लिया कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो हमें उत्तर देना है कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लिख लोगे एग्जाम में, नहीं लिख पा रहे हो तो अपने नोट कॉपी में लिखो जैसे मैंने बताया है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं एक और इंडिकेटर की ओर। अभी तक हम लोगों ने प्राकृतिक सूचक पढ़ा था। कौन कौन पढ़ लिया है? हम लोगों ने लिटमस पढ़ लिया है, हल्दी पढ़ लिया है, इसी के साथ उड़हुल भी पढ़ लिया। तीनों बहुत बढ़िया से पढ़ लिया। और कैसे रंग बदलता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो अब हम लोग एक ऐसा सूचक के बारे में पढ़ेंगे जो प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम कह सकते हैं या मैन मेड कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये है फिनोप्थेलिन। याद रखना होगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि एक ऐसे सूचक का नाम लिखें जो कि प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है और या फिर मैन मेड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन एक ऐसा सूचक है जो प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो फिनोप्थेलिन से कैसे चेक करेंगे कि कोई चीज अम्लीय है अथवा क्षारकीय है? तो यहां भी ठीक वैसे ही रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या परिवर्तन होगा इसे भी हमें याद रखना है। भी क्वेश्चन बनता है। यहां देखो क्या बोल रहा है, देखना यहां पर लिखा हुआ है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, यानी क्षारकीय विलयन में फिनोप्थेलिन हम लोग डालेंगे तो यह गुलाबी रंग का बन जाएगा। यही याद रखना है। इस चैप्टर में ये रंग बहुत याद रखना है हमें।
तो बताओ फिनोप्थेलिन को यदि हम लोग क्षार किए बेसिक विलियन में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे, तो कैसा रंग बन जाएगा? आंसर है गुलाबी रंग बन जाएगा। और जब इसे अम्ल में डालेंगे, अम्लीय विलयन में डालेंगे, तो ये रंगहीन हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ये दो बात याद रखना है। जल्दी से बता दो, यदि फिनोप्थेलिन को हम लोग अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा? तो आंसर है वो रंगहीन बन जाएगा। फिर से, यदि फिनोप्थेलिन को हम लोग क्षारकीय विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? तो आंसर है उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। तो फट से फिर चेक हो जाएगा, जैसे ही रंग बदलेगा हम लोग पता कर लेंगे कि भाई कौन सा ये अम्लीय है अथवा क्षारकीय है। समझ गए? और यदि कोई रंग नहीं चेंज हो रहा है तो हम लोग बोल देंगे, यहां देखना, हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, फिर उदासीन विलयन है। तो अब तुमने दो चीजें सीख ली। पहला तुमने सीख लिया उदासीकरण अभिक्रिया क्या है, जहां पर हम लोगों ने सीखा कि अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं, इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा, फिनोप्थेलिन के बारे में भी मैंने बता दिया कि फिनोप्थेलिन कैसे अम्ल और क्षारक के रंग को बदलता है। तो अब इन दो सूचनाओं के द्वारा हम लोग कुछ और चीज को पढ़ेंगे, और ये है क्रियाकलाप 4.5। अब क्रियाकलाप 4.5 में इन दोनों का मिक्स रूप से उपयोग करके, इन दोनों सूचनाओं का उपयोग करके हम लोग आगे इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि यह क्रियाकलाप अकेले नहीं करना है। करना क्या है इस क्रियाकलाप में? देखो, किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेना है। तो एक परख नली लेना है, परख नली में उसका 1/4 भाग को HCl यानी पानी में मिला हुआ तनु HCl से भर लेना है, जो कि कलरलेस होता है, रंगीन नहीं होता है, ठीक है, या हल्का पीले रंग का दिख सकता है। इसका रंग नोट करिए, तो ये कलरलेस होगा या हल्का पीला रंग का हो सकता है। फिनोप्थेलिन भी यूज करना है। फिनोप्थेलिन अभी मैंने बता दिया ये रंगहीन होता है। फिनोप्थेलिन क्या होता है? रंगहीन होता है। इसको भी, विलयन के रंग को भी नोट करिए, तो ये रंगहीन होता है। अब फिनोप्थेलिन का 2 से 3 बूंद अम्ल में मिलाना है। तो भाई ये तो तुम्हें पता है कि ये जो अम्ल है, यहां देखना, यहां देखो, ये जो अम्ल है वह रंगहीन है। फिनोप्थेलिन डालेंगे, अम्ल क्या है? रंगहीन है या हल्का पीला रंग का दिखेगा, और जैसे ही फिनोप्थेलिन डालेंगे तो पूरा रंगहीन हो जाएगा। यानी कि ये जो विलयन तुम्हें दिख रहा है यहां पर, वो रंगहीन विलयन दिख रहा है। इतना समझ गए? इसका मतलब अभी इस परख नली में हमारे पास अम्ल है और फिनोप्थेलिन है, दोनों को मिलाया तो ये रंगहीन पूरा हो गया, कंप्लीट। अब आगे देखते हैं क्या करना है। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिख रहा है? तो अम्ल जो हल्का सा पीला था वो रंगहीन हो गया है, कोई उसमें रंग नहीं है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से, अब देखना, अब ये जो विलयन हम लोगों को मिला है इसमें थोड़ा सा ड्रॉपर से अब हम लोग को क्षारक मिलाना है। देखो कितना दिमाग लगाया जा रहा है। क्या डालना है? क्षारक डालना है। तो तुम देखोगे कि ये जो क्षारक है वह क्या करता है? शुरू में अम्ल से अभिक्रिया करेगा और उसको उदासीन कर देगा। क्या कर देगा? उदासीन। लेकिन और यदि क्षारक डाला जाए तो फिर ये जो विलयन है वो क्षारकीय विलयन में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, मतलब क्षार का मात्रा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षार का मात्रा यहां पर क्या हो रहा है? धीरे धीरे ज्यादा हो रहा है। और जब क्षार का मात्रा इसमें ज्यादा होगा, सूचक यहां मौजूद है, तो इसका रंग कैसा बदल जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्षारक के साथ जब फिनोप्थेलिन का भी क्रिया होता है तो वह गुलाबी रंग का होता है। इसको ठीक इसी प्रकार से समझ सकते हो, पुण्य और पाप जैसे हम लोग करते हैं। यदि तुमने 2 पुण्य किया और 2 पाप किया तो दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं हम लोग, आप अपने अपने बोलते हैं कि अब न्यूट्रलाइज हो गया। हालांकि ऐसा होता है कि नहीं भगवान जाने। तो 2 पुण्य और 2 पाप किया हम लोगों ने तो बोलेंगे कि अब तो न्यूट्रलाइज हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 2 पुण्य किया और 4 पाप कर लिया तो 2 पाप का संख्या क्या हो गया? बढ़ गया। वही यहां भी हम लोग देखते हैं, इसी तरीके से देखते हैं
कि यदि यहाँ पर अम्ल है और क्षारक है, दोनों अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहां पर क्षारक का मान बढ़ता है तो वह अब उदासीन नहीं है बल्कि क्षारकीय हो जाएगा। ये विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारकीय। और जैसे ही क्षारकीय हो जाएगा ये कैसा रंग का हो जाएगा? गुलाबी रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा लोग? गुलाबी। तो अब तुम बताओ, ये जो विलयन है इसमें क्षारक का मात्रा अधिक है कि नहीं है? बोलोगे यस सर, इसमें क्षारक का मात्रा अधिक है, इसीलिए अब ये जो विलयन दिख रहा है क्षारकीय दिख रहा है, और इसमें फिनोप्थेलिन डाला हुआ है इसलिए पिंक कलर का दिख रहा है, यानी गुलाबी कलर का दिख रहा है। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं, अब इसमें कुछ अम्ल डालना शुरू कर देते हैं। अब इसमें क्या डालेंगे? अम्ल। तो यदि अम्ल डालेंगे, थोड़ा सा यदि अम्ल डालेंगे तो जो इसमें क्षारक था वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है। जो क्षारक था वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज होना शुरू होगा, और ये जो रंगीन जो चीज है वो फिर रंगहीन होना शुरू होगा, यानी रंग गायब हो जाएगा। क्योंकि जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएगा कोई रंग यहां नहीं दिखेगा, सब तो बिना रंग का है, तो यहां कोई रंग नहीं दिखेगा। ठीक है, तो अम्ल डालते जाएंगे 2-4 बूंद 5 बूंद, तो जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहां ये जो है वापस से रंगहीन होना शुरू हो जाएगा, और अम्ल डालेंगे तो ये पूरा रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब ये जो विलयन हो गया वो अम्लीय हो गया। और जब विलयन अम्लीय हो गया और उसमें फिनोप्थेलिन डाला जाता है तो वो तो रंगहीन हो जाता है। तो इस तरीके से ये फिर रंगहीन हो जाएगा। अब फिर वापस से इसमें क्षारक डालेंगे तो फिर से गुलाबी हो जाएगा, फिर अम्ल डालेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, तो यही यहां बता रहा है। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए, क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? वो रंगहीन हो जाता है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाई, जो कि यहां पर हम लोग डाल रहे हैं, तो जैसे ही डालते जाएंगे देखो ये गुलाबी होना शुरू हो जाता है। ठीक है, भून नली परख नली को धीरे धीरे हिलाई, क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होगा? यस, वो धीरे धीरे गुलाबी होता चला जाएगा। विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक ये हल्का गुलाबी रंग नहीं आ जाए। देखो हल्का गुलाबी रंग आ गया। अब इसमें फिर से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, क्या आप देखते हैं पुनः विलयन रंगहीन हो जाता है, यानी इसमें जैसे ही अम्ल मिलाएंगे ये फिर से रंगहीन हो जाता है। तो ये चीज करके देख सकते हो, बड़ा ही मजेदार है। ठीक है, चलो, तो यहां पर वही बोल रहा है कि क्या रंग में कोई परिवर्तन हुआ? यस, जब हम लोग इसमें अम्ल डाल रहे हैं तो रंगहीन हो रहा है, क्षारक डाल रहे हैं तो गुलाबी हो जा रहा है, अम्ल डाल रहे हैं तो रंगहीन, क्षारक तो गुलाबी, अम्ल तो रंगहीन, क्षारक तो गुलाबी, ऐसे कैसे हो जा रहा है? तो वही बोल रहा है ये फिनोप्थेलिन के कारण हो रहा है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थेलिन गुलाबी रंग देता है। जैसे ही क्षारक हम लोग डाल रहे हैं वो गुलाबी हो जा रहा है, और जैसे ही अम्ल डाल रहे हैं वो रंगहीन हो जा रहा है। तो यही सब यहाँ बताया है। मैंने प्रयास किया कि अच्छे से समझा सकूं, नहीं समझ पाया तो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करके उसको देखो, रिवाइंड करके देखो। देखो यहाँ, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, और इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था, यदि पूछा जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जो मैंने बताया उससे हम लोग को लिख देना है। जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें, समाप्त करना होगा तब कहेंगे उदासीनीकरण, नहीं तो नहीं कहेंगे। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। दूसरे शब्द में अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है। वही जो मैंने बताया पाप और पुण्य का, यदि 2 पाप किया 2 पुण्य किया, दोनों से वो न्यूट्रलाइज हम लोग कर देते कि चलो चलो ये तो गया। लेकिन तुमने 10 पाप कर लिया और 2 पुण्य कर लिया तो पाप का पलड़ा भारी हो जाएगा।
या फिर 10 पुण्य कर दिया 2 पाप कर दिया तो पुण्य का पलड़ा भारी हो जाएगा। इस तरीके से यहां भी अम्ल और क्षारक है, यदि बराबर मात्रा में मिलाया जाए, बराबर शक्ति का, बराबर पावर का, और दोनों को मिला दिया जाए तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करेंगे। लेकिन यदि अम्ल ज्यादा है, क्षारक कम है और दोनों को मिला दिया जाए तो जो विलयन बनेगा वो अम्लीय रहेगा। जब क्षारक ज्यादा है, अम्ल कम है और दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्षारकीय रहेगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा। न्यूट्रलाइज कब होगा, उदासीन कब होगा, जब बराबर मात्रा में मिलाया जाए और बराबर पावर का होना चाहिए, बराबर शक्ति का होना चाहिए तब। ठीक है, इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, ये भी हमें याद करना है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा निकलता है, इसलिए उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात निर्मुक्त होती है, निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, जैसे यहां पर जो हुआ उसमें ऊष्मा निकलेगा, इसीलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ होता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। अभी यही मैंने बताया था कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है उसमें लवण और जल का निर्माण होता है। ये देखो, ये बताया है मैंने, ये देखो लवण बनेगा और साथ में जल बनता है और ऊष्मा भी निकलता है, अभी ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ये चीज हम लोग लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है और इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सब चीज तुम आप अच्छे से समझ पा रहे होगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन हो सकता है। अब ये जो लवण बन रहा है वो अम्लीय हो सकता है। कब अम्लीय होगा? जब अम्ल ज्यादा होगा और क्षारक कम होगा, या अम्ल ज्यादा पावर का होगा, क्षारक कम पावर का होगा, तो वह अम्लीय होगा। इसका उल्टा क्षारकीय भी हो सकता है, और जब दोनों बराबर मात्रा में हो, बराबर शक्ति के हो, तो उदासीन हो जाएगा। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, अब ये परिभाषा जो दिया है तुम्हें, यही मैंने कई बार तुम्हें रिपीट किया, तो तुम इसे अब अच्छे से लिख दोगे एग्जाम में तो फुल नंबर आएगा। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये बात लिखना होगा, भी एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारे एग्जाम के लिए, जैसे मैंने यहाँ बताया है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलो यहाँ आगे बढ़ते हैं। नीला बॉक्स एक दिया है, इसमें क्या बोल रहा है? क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है? ये शब्द तो तुमने पढ़ा है, भले ही तुम इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं जानते हो, लेकिन अम्ल वर्षा तुमने पढ़ा है। जब वर्षा के साथ अम्ल का भी बारिश होने लगेगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल वर्षा कहेंगे। तुम ये सोचोगे कि फिर अम्ल बादल में कहां पहुंच गया और अम्ल कैसे बरसेगा, अम्ल कैसे बारिश के रूप में बरसेगा, ये तुम्हारी सोच होगी। तो उसी का यहां पर आंसर किया गया है। आपने कभी कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारक प्रभावों के बारे में सुना होगा। जैसे नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बोलेगा, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो जब वर्षा हो रही है, पानी के साथ अम्ल भी मिला हुआ होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी बारिश जो हो रहा है, बारिश में क्या होगा? पानी गिरेगा, तो उस पानी में अम्ल मिला होगा तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। अब यही क्वेश्चन मैंने भी पूछा कि भाई पानी में अम्ल कहाँ चला गया, बादल में कहाँ पहुंच गया अम्ल? तो यही क्वेश्चन यहां भी बन रहा है। तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन अब पूछेगा कि अम्ल वर्षा क्यों होता है, अम्लीय वर्षा क्यों होता है, एसिडिक रेन क्यों होता है? तो इसका सीधा सा आंसर हम लोग देंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम लोग अलग अलग प्रकार के जो पेट्रोल है, डीजल हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के प्रदूषकों को प्रदूषक उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे
कि हम लोग मान लो पेट्रोल है, डीजल है या फिर इस प्रकार की चीजों को जलाते हैं तो उससे नाना प्रकार की गैसेस बनते हैं, जैसे कि कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, इस तरीके से सल्फर का ऑक्साइड बनेगा। क्या क्या बनेगा? कार्बन का अलग अलग ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा और सल्फर का ऑक्साइड बनेगा। कहां पे बन रहा है? हमारे पृथ्वी पर, यहां पर ये बनेगा। और जब ये बनेगा तो ये गैस है, क्या है? गैस। तो ये फिर ऊपर की ओर उठेगा और हमारे पर्यावरण में चला जाएगा। यही गैसेस जो हैं फिर ऊपर वायुमंडल में पहुंच जाएंगे। कौन कौन गैसेस पहुंच जाएंगे? कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड कहां पहुंच जाएंगे? वायुमंडल में। जब ये वायुमंडल में पहुंचते हैं तो वह जल से अभिक्रिया करते हैं। बोलो, किससे अभिक्रिया करेंगे? जल से। और जल से जब अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का निर्माण करते हैं, यहीं से अम्ल बन जाता है। समझ में आया अम्ल कैसे बनेगा? कि जब ये जो प्रदूषक हैं, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, जब वायुमंडल में जाते हैं तो वे जल से अभिक्रिया करते हैं और अलग अलग प्रकार के अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोनिक अम्ल बना सकता है, सल्फर का ऑक्साइड है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रिक अम्ल बना सकता है। और इस प्रकार से जब अम्ल का निर्माण हो जाएगा जल के साथ तो वही फिर बारिश के साथ बरसेगा, तो उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है, यही क्वेश्चन का आंसर यहां से देखो लिखा हुआ है। तुमसे पूछेगा अम्लीय वर्षा क्यों होता है, तो ये आंसर यहां दिया हुआ है। बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें। यहां डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो ऑक्साइड की बात कर रहा है, मैंने यहां पर सिर्फ ऑक्साइड की बात की। तो आगे क्लास में पढ़ोगे यहां पर इसका सिर्फ ऑक्साइड लिख देते हैं कि नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, लेकिन यहां बुक में लिखा हुआ है तो डाइऑक्साइड भी हम लोग आसानी से लिखेंगे। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो प्रदूषक हैं हमारे पृथ्वी पर जो बन रहे हैं वे कहां जाएंगे? वायुमंडल में। जो वायुमंडल में जाएंगे प्रदूषक के रूप में और वर्षा जल में घुल जाएंगे और विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाएंगे, जैसे कार्बोनिक अम्ल बन सकता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इस प्रकार के अम्लों का निर्माण हो सकता है वहां पर। और जब यही बारिश की बूंदों के साथ गिरेंगे तो इसे हम लोग अम्ल वर्षा कहेंगे। अम्ल वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है, जितने जंतु हैं उनके लिए खतरनाक है, जितने पेड़ पौधे हैं उनके लिए खतरनाक है, जो जलीय जंतु हैं उनके लिए खतरनाक है, जो हमारे अच्छे अच्छे भवन हैं जो कि मॉन्यूमेंट्स जिसको कहते हैं, भवनों के लिए खतरनाक है, ऐतिहासिक इमारतों के लिए खतरनाक है। इस प्रकार से ये एसिड रेन किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है और सभी को क्षति पहुंचाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें प्रदूषण कम करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा पर्यावरण कम प्रदूषित हो। यदि पर्यावरण कम प्रदूषित होगा तो ये हानिकारक गैसें कम निकलेंगी, तो फिर एसिड रेन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो ये देखो जो अभी हम लोगों ने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा उसमें ये वाला जो समीकरण है इसको लिख देना है। ये लिख दोगे तो फुल मार्क्स मिल जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में, कि अम्ल है क्षारक से भी क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। अब ये इसका उदाहरण भी यहां दिया हुआ है, इसे भी याद करना होगा भाई, क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा। मैंने क्या बोला, साइंस में सिर्फ पढ़ना समझना काफी नहीं है, 40 से 50% चीजों को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, तब जाकर के साइंस तैयार होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया। जब दोनों मिलता है तो ये सोडियम क्लोराइड यानी लवण का निर्माण करता है और ये जल है और साथ में ऊष्मा का निर्माण होता है। बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा, तो आंसर है गर्म हो जाएगा।
क्योंकि चूने का पानी क्या है, क्षारक है, और ये क्या है, अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करेगा तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा, तो वो गर्म हो जाएगा वहां, क्योंकि उससे ऊष्मा निकलेगी। यही तो मैं पढ़ा रहा हूं कि यहाँ ऊष्मा निकलता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। क्या हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कार्य भी हैं जहां पर उदासीनीकरण देखा जा सकता है? तो बिल्कुल, बहुत जगह तुम्हें ये उदासीनीकरण अभिक्रिया देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला है अपाचन। अपाचन का मतलब हो गया कि सही प्रकार से भोजन का नहीं पचना। यहां पर क्या बोलता है, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र तुमने जरूर पढ़ा है। पाचन तंत्र में तुम जानते हो कि जो अमाशय होता है उससे एक अम्ल का स्राव होता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हमारा जो अमाशय है बच्चों, वहां पर से एक अम्ल निकलता है जिसे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और ये अलग अलग तरीके से भोजन को पचाने में मदद करता है। अब यहां से बोलता है, आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। तो यहां चैप्टर 2 में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। ये प्रश्न यहां से समझना होगा। प्रश्न बोलेगा कि यदि अमाशय में ज्यादा HCl का निर्माण होना शुरू हो जाए तो क्या होगा? तो आंसर है अपाचन हो जाएगा। यानी कि यदि हमारा जो अमाशय है वह एक खास लेवल में HCl का स्राव करता है, लेकिन किसी कारणवश वह बढ़ जाएगा, तो वो भोजन को ज्यादा नहीं पचाएगा बल्कि अपाचन हो जाएगा। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। तो अपाचन में क्या होगा, हमारे शरीर में जो एसिड की मात्रा है वह बढ़ जाएगी। कौन सा एसिड? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहां पर ध्यान दो, तो हमारे जो अमाशय है उसमें किसका मात्रा बढ़ गया है? अम्ल का मात्रा बढ़ गया है। तो यदि अम्ल का मात्रा बढ़ गया है तो फिर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर इसको उदासीनीकरण करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? जरा सोच के बताओ। तो इसका सीधा सा आंसर है कि हमें फिर क्षारक का उपयोग करना पड़ेगा। हमें किसी ऐसे क्षारक का उपयोग करना पड़ेगा जो कि इस अम्ल को क्या कर सके? शांत कर सके, उसको उदासीन कर सके। और उसी के लिए बोलता है कि हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं। यही प्रति अम्ल क्या होता है? इसे हम लोग एंटासिड कहते हैं, यानी ये अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। प्रति अम्ल क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर है प्रति अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल के प्रभाव को समाप्त करते हैं, जैसे कि दूध या मैग्नीशियम यहां बोल रहा है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो अमाशय है उसमें एसिडिटी यदि हो जाता है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें क्या लेना चाहिए? तो आंसर यहां पर देखो, दूध या मैग्नीशियम लेना चाहिए। इसके बाद यह बोलता है कि ये जो दूधिया मैग्नीशियम है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो दूधिया मैग्नीशियम है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? तो आंसर है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। यह भी एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसका मतलब है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है।
और ये क्या करता है, अम्ल के प्रभाव को समाप्त करता है। तो अब जरा बताओ, क्या ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया? तो आंसर है यस, यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, चींटी का डंक। चींटी का डंक ये भी हमारे जीवन से संबंधित है। तुम देखोगे कि कई बार चींटी हमें डंक मार देती है। तो ये क्या होता है, यहां ध्यान से देखो, जब चींटी काटती है तो यह हमारे शरीर में एक अम्लीय द्रव को डाल देती है। इसका मतलब जब चींटी हमें काटता है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल को क्या कर देता है, डाल देता है। अब जब फॉर्मिक अम्ल को हमारे शरीर में डालेगा डंक के द्वारा, तो हमारे शरीर में इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा, वहां फूल जाएगा और हमें वहां पर क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगी, दर्द होगा थोड़ा, ठीक है। तो बोलता है डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलियन मलकर उदासीन किया जा सकता है। अब यहां से VVI तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। कुछ तो यहां नाम दिया है जिसे तुम्हें याद करना होगा। जैसे बोल रहा है कि जहां पर डंक काटता है वहां पर अम्ल चला जाता है। तो फिर से वही क्वेश्चन, ये जो अम्ल है उसको उदासीन करने के लिए हमें क्या उपयोग करना होगा? तो आंसर सीधा सा है, हमें कोई क्षारक उपयोग करना होगा। तो यहां पर उसका नाम भी बता दिया है, बोलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? खाने वाला सोडा है। कैसा सोडा है? खाने वाला सोडा। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया, खाने वाले सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और इसको फिर वहां पर मल दिया जाए तो फिर क्या होगा, उससे राहत मिल सकता है। यह बोलता है कैलेमाइन विलियन का उपयोग करते हैं। कैलेमाइन विलियन भी क्या, कैसा कार्य करेगा? क्षारक के जैसा कार्य करेगा, और वह भी चींटी के डंक से हमें राहत देगा, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब बोलेगा कैलेमाइन में क्या होता है? तो आंसर है जिंक कार्बोनेट होता है। इस प्रकार से देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां पर, और ये सिर्फ समझने का नहीं है, याद करने का है। जैसे अब एग्जाम में आ गया तुम्हारा कि कैलेमाइन क्या है, तो आंसर क्या है? जिंक कार्बोनेट है। यह कैसा व्यवहार करता है? क्षारक के जैसा व्यवहार करता है। खाने के सोडे में क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कैसा व्यवहार करता है? तो क्षारकीय व्यवहार करता है। अब आ गया हमारा मृदा उपचार। अब ये मृदा उपचार क्या है? क्या मिट्टी का उपचार करना है? क्या मिट्टी रोगग्रस्त हो गया, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है? चलो इसको हम लोग देखते हैं कि आखिर मृदा उपचार क्या है। तो यहां पर देख सकते हो, बोलता है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो जाए तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो भाई जैसा टॉपिक लिखा हुआ है मृदा उपचार, इसको डॉक्टर के पास तो नहीं ले जाना है, लेकिन मृदा की जांच अवश्य की जा सकती है। और यदि मृदा के जांच में पाया जाएगा कि वो ज्यादा क्षारकीय है या ज्यादा अम्लीय है, तो फिर उसका जो हम लोग उपचार करेंगे उसी को हम लोग मृदा उपचार कहेंगे। अब बोलोगे ऐसा क्यों करेंगे? तो बोल रहा है कि जो पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, उनको हम कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में लगाते हैं। तो ये जो पौधे हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं। कुछ पौधे जो बहुत ज्यादा अम्लीय मिट्टी है उसमें नहीं लगते, कुछ पौधे बहुत ज्यादा क्षारकीय मिट्टी है उसमें नहीं लगते। तो भाई फिर क्या उपाय किया जाएगा? हम मिट्टी की जांच करेंगे कि वह बहुत ज्यादा अम्लीय अथवा क्षारकीय तो नहीं है, फिर हम उस मिट्टी का उपचार करेंगे। तो यहां भी कौन सी अभिक्रिया हम लोग उपयोग करेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया उपयोग करेंगे। तुम ही बताओ, यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय है तो क्या करोगे? सिंपल सा आंसर है कि यदि मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय हो गया है तो उसमें कुछ क्षारक हम लोग डाल देंगे। जैसे ही हम लोग कुछ क्षारक डालेंगे, मृदा क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और हमारे पौधों के लिए उपयोगी हो जाएगा।
इसी प्रकार से यदि मृदा बहुत क्षारकीय हो गया है तब क्या करोगे, तो फिर तुम बोलोगे कि यहाँ पर कुछ अम्लीय पदार्थ मिला देंगे तो मृदा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो पौधों को उगने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो क्या करते हैं, कुछ क्षारक उसमें मिला देते हैं, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन यहां से बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बन रहा है कि यदि मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाए तो उसमें क्या मिलाते हैं, तो आंसर सीधा सा है, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना इसको मिलाते हैं। लिख दोगे आंसर। अब नया प्रश्न ये बोलेगा कि बिना बुझा हुआ चूना का केमिकल नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो जो बिना बुझा हुआ चूना है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO उसको हम लोग कहते हैं, आगे की क्लास में पढ़ोगे। और जो बुझा हुआ चूना है उसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 कहते हैं। इस प्रकार से बिना बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ चूना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यहां नाम हो गए। जैसे क्षारकों का उपचार करेंगे तो हमारा मिट्टी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यदि मृदा क्षारकीय हो जाए तब क्या करेंगे, यानी मृदा में क्षारक ज्यादा मात्रा में हो जाए क्या करेंगे, तो बोलते हैं इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कि कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल को डालते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। तो यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि कंपोस्ट खाद कैसा प्रकृति का होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है। और जब इसे हम लोग मृदा में डालेंगे तो मृदा का जो क्षारकीय प्रकृति है वो शांत हो जाएगा और फिर वह मृदा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये जो यहां से यहां तक दिख रहा है, तुम्हें लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनता है तुम्हारे एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट है कारखानों का अपशिष्ट। क्या बोलता है, अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। तो यहीं से पहला क्वेश्चन है कि जो कारखानों का अपशिष्ट है, कचरा है, उसमें कौन सा ज्यादा पदार्थ पाया जाता है, तो अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब तुम बताओ इसको हम लोग उदासीन कैसे कर सकते हैं, तो क्षारकीय पदार्थ का यूज करके। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में, नदियों में बहा दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों के अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अब यदि इन कारखानों के कचरे को हम लोग नदियों में, जलाशयों में डाल दें तो वह क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा और फिर वो वहां के जो जलीय जीव हैं उनके लिए बहुत हानिकारक होगा। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उनको उदासीन किया जाता है। अब तो ये तुम बहुत अच्छे से जान रहे हो कि यदि उदासीन करना है तो अम्ल में क्षारक को मिला देंगे, क्षारक में अम्ल को मिला देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट चैप्टर में, और बहुत सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को बना दिया गया है, उनके भी लिंक को डिस्क्रिप्शन में तुम देख सकते हो। और एक साथ यदि सारे वीडियोस लेना चाहते हो 7, 8, 9, 10, तो फिर तुम ऐप पर भी जा सकते हो, वहां से सारे वीडियोस तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।